हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो भी हम लोग यूपीपीएससी की पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करने की जो सीरीज स्टार्ट की हैं, उसमें जो आज का टॉपिक है वो है आपका इंडियन पार्लियामेंट, यानी भारतीय संसद के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और भारतीय संसद से रिलेटेड जितने भी सवाल आए हुए हैं, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री कमेटी हो, चाहे वो कोई बजट सेशन हो, उन सब के बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। अगर ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि इंडियन पॉलिटी से अगर मेजॉरिटी में देखा जाए तो यूपीपीसीएस में लगभग लगभग अनुमानतः 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और अगर उसको सेग्रीगेट किया जाए टॉपिक वाइज, यानी कहने का मतलब है मेरे कि उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिलेगा, तो वो आपका पार्लियामेंट ही है। पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद से लगभग अनुमानतः अगर 20 में से देखा जाए तो 4 से लेकर 5 सवाल आपको हर साल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यानी आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस 4 to 5 क्वेश्चंस आप पार्लियामेंट से ही देखेंगे। ओके, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर आपको सवाल एग्जामिनर का अगर माइंड चला गया तो मे बी हो सकता है इससे ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिल जाए, लेकिन एक बेसिक जो रफ आप कह लीजिए कि जो सवाल आते हैं इससे, तो यहाँ पे लगभग 4 से 5 सवाल आपको कम से कम देखने को मिलेंगे ही। ओके, तो पार्लियामेंट में मैंने आज का जो टॉपिक पिक किया है वो आपका लोकसभा है। कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट में बेसिकली अगर देखा जाए हमारे संसद में, यानी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो द लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन इज कॉल्ड पार्लियामेंट। कहने का मतलब है कि लेजिस्लेचर क्या होता है, आपके माइंड में एक सवाल आएगा। थोड़ा सा हम लोग पहले इसके बेसिक को समझ लेते हैं, फिर हम लोग सवाल पे आएंगे। ओके, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा। मैं थोड़ा सा आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कॉन्सेप्चुअल हैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बोला अभी अभी कि जो लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, यानी भारतीय संसद बोलते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, तो लेजिस्लेचर का अगर मोटे तौर पे इस शब्द को समझने की कोशिश किया जाए तो इसका अर्थ होता है कानून बनाने वाली संस्था, यानी ऐसी संस्था जहाँ पे कानून बनता हो जिससे कि कोई देश उस कानून के अकॉर्डिंग चलता हो, यानी कानून बनाने वाली संस्था, कानून बनाने वाली संस्था। तो हमारा जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, वो हमारे देश में कानून बनाने के लिए जानी जाती है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कानून जो भी है हमारे देश में वो हमारी संसद बनाती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा, दोनों मिल के बनाती हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट साहब का एसेंट प्राप्त होता है, इसके बाद वो कानून बन के तैयार हो जाता है, जिससे हमारे देश में अलग अलग तरीके के कानून बनते रहते हैं समय समय पर, और उनसे हमारे देश में अलग अलग तरीके का मॉडिफिकेशन आप कह लीजिए कि वो हमारे देश की जो कार्यवाही है वो चलने के काबिल बनाती है। ओके, तो पार्लियामेंट की अगर बात किया जाए तो मैंने बताया कि लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन इज कॉल्ड पार्लियामेंट। तो अगर लेजिस्लेचर के बारे में थोड़ा सा देखा जाए तो भारत में जो लेजिस्लेचर है वो भारत की जो संसद है उसको कहा जाता है, जिसमें 3 भाग होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इंडियन पार्लियामेंट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 भाग आपको देखने को मिलेंगे। 3 भाग, वो कौन कौन से भाग होंगे स्टूडेंट? एक तो हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट, यानी अगर आपसे कभी ये सवाल पूछे कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति महोदय पार्लियामेंट के भाग होते हैं या नहीं होते, तो ये बिल्कुल होते हैं। ये बात आप गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि ये करेक्ट ऑप्शन है। कभी कभी आपको वो एग्जामिनर ट्रैप करने की कोशिश करेगा। ओके, इसके बाद अगर दूसरे भाग की बात किया जाए तो दूसरा भाग आपका हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा जो कि लोअर हाउस होता है, जिसे हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। ओके, तीसरा जो आपका अंग देखने को मिलेगा वो आपका मिलेगा राज्यसभा। राज्यसभा जिसे हम लोग अपर हाउस कहते हैं या हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं, तो बेसिकली जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये 3 अंग मिलकर के हमारे देश में संसद के 3 मतलब भाग को निर्माण करते हैं। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट में जो तीनों अंग पाए जाते हैं वो आपके लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और प्रेसिडेंट हो गया। तो मुख्यतः इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो प्रेसिडेंट का जो टॉपिक था वो ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर रखा है। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो हम लोग 2 पॉइंट या 2 टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। एक तो लोकसभा हो गया, एक हो गया आपका राज्यसभा। ओके, तो आज जो टॉपिक मैंने पिक किया है वो लोकसभा है। तो लोकसभा के बारे में थोड़ा सा हम लोग बेसिक जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग सवाल पे मूव करेंगे। ओके, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे देश में जो प्रिंसिपल ऑफ बाइकैमरलिज्म है, जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। बाइकैमरलिज्म का मतलब ये होता है कि 2 हाउस, यानी ऐसा लेजिस्लेचर जहाँ पे 2 हाउस आपको देखने को मिलेंगे, यानी 2 चैम्बर देखने को मिलेंगे। अगर भारत के केस में देखा जाए तो वो हाउस हो जाएंगे, एक आपका लोकसभा हो जाएगा और एक आपका होगा राज्यसभा। ओके, राज्यसभा
यही वजह है कि भारतीय संसद को बाइकैमरलिज्म के नाम से जाना जाता है, बाइकैमरलिज्म। क्यों? क्योंकि भारतीय संसद जो है वो द्विसदनात्मक है। यहाँ पे दो सदन देखने को मिलेंगे, एक अपर सदन, एक लोअर सदन। अपर वाले को राज्यसभा बोला जाता है, लोअर वाले को लोकसभा बोला जाता है। ओके, तो लोकसभा को एक और नाम से जाना जाता है, मैंने अभी अभी आपको बताया, उसका नाम क्या है? हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल। और राज्यसभा है जो, उसको बोलते हैं द काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ओके, अगर ओवरऑल बात किया जाए स्टूडेंट, तो जो आर्टिकल 79 है, आर्टिकल 79, आर्टिकल 79, आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79 जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेज। यानी ये आर्टिकल 79 जो है यही कहता है कि जो हमारी संसद है वो प्रेसिडेंट के साथ साथ दो हाउस को कैरी करती है, एक आपका लोकसभा हो गया, एक आपका राज्यसभा हो गया। ओके, इनमें से अगर प्रेसिडेंट की बात किया जाए तो प्रेसिडेंट इन दोनों में से किसी का मेंबर नहीं होता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में बता रखा है। ओके, तो अब हम लोग मूव करते हैं आज के लोकसभा टॉपिक पे, और वहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे सब मैं कैरी करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैं थोड़ा सा हेडिंग डाल के फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लोकसभा, अगर लोकसभा की बात किया जाए स्टूडेंट, लोकसभा की, तो लोकसभा जो है वो आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे, ये आर्टिकल 81 इसकी बात करता है। आर्टिकल जो 81 है वो लोकसभा की बात करता है, और आर्टिकल 80 जो है वो राज्यसभा की बात करता है। तो हम लोगों ने लोकसभा के टॉपिक को कैरी किया, तो सबसे पहले हम लोग इसको कवर करने की करते हैं। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 81 कहता है कि हमारे पार्लियामेंट में एक लोकसभा होगा। ओके, अगर लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ की बात किया जाए, टोटल स्ट्रेंथ यानी इनमें कितने सदस्य आपको देखने को मिलेंगे टोटल, तो टोटल स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो वो आपका हो जाएगा 552 करंट टाइम में। ये 2019 से पहले की बात है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बस आप पेशेंस बना के रखिएगा। जब 2019 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, 104th अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत जो दो मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा के लिए नॉमिनेट किए जाते थे उनको रिमूव कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। तो उस समय यानी 2019 से पहले हमारे लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी वो आपकी 552 थी, 552 थी, जिसमें कि 530 मेंबर जो थे वो स्टेट से आते थे, यानी राज्यों से चुन करके आते थे। इसके अलावा जो 20 मेंबर थे वो यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते थे। इसके अलावा जो 2 मेंबर थे वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से चुन के आते थे। ओके, लेकिन हुआ क्या कि 104वां जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके तहत ये जो 2 मेंबर आपके नॉमिनेट किए जाते थे प्रेसिडेंट साहब के द्वारा, इनको रिमूव कर दिया गया। इस वजह से अगर करंट सिनेरियो देखा जाए आज के समय में, तो टोटल स्ट्रेंथ आपको 550 देखने को मिलेगा। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ये वाला ओल्ड डेटा था, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया। बशर्ते आज के समय में अगर देखा जाए तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगा वो 550 यानी 550 मिलेगा, जिसमें से 530 जो होते हैं मेंबर वो स्टेट्स के चुनाव के द्वारा चुन के आए जाते हैं, और जो 20 मेंबर होते हैं वो यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश से चुन करके आते हैं। ओके, ये थोड़ा सा बेसिक पॉइंट हो गया। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अगर देखें तो क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, यानी जो लोकसभा की क्वालिफिकेशन होती है, किस किस कैटेगरी के थ्रू आप चुन के आ सकते हैं, क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा मेंबर। ओके, तो क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो क्वालिफिकेशन में पहला क्वालिफिकेशन तो यही हो जाएगा कि वो भारत का सिटीजन होना चाहिए। ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी जो भी अगर यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं उन्हें इंडिया का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो जो भी कैंडिडेट लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहा है उसकी एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए। ओके, 25 ईयर एज होनी चाहिए उसकी। इसके अलावा तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो वो किसी भी सेंट्रल लेवल पे या किसी भी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें भाग नहीं लेना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि नॉट प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को वो कैरी नहीं करना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी वो किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए उस कैंडिडेट को जो चुनाव लड़ना चाह रहा है। ओके, इसके अलावा उस कैंडिडेट को बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, नॉट बैंकरप्ट। ओके,
ये कुछ क्राइटेरिया हैं या क्वालिफिकेशन है जो कि लोकसभा जब चुनाव होता है वो कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाह रहा है तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको मतलब ये सारे पॉइंट उसके पास होने चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 साल होनी चाहिए, वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पर नहीं होना चाहिए, वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। ओके, इसके अलावा लोकसभा के और पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो टर्म ऑफ ऑफिस की अगर बात किया जाए कि कितने साल के लिए जो लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का जो मेंबर होते हैं कितने साल के लिए बनते हैं, यानी टर्म ऑफ ऑफिस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि बेसिकली जो लोकसभा का नॉर्मल लाइफ होता है वो 5 साल के लिए होता है, यानी 5 साल जब भी लोकसभा का चुनाव होता है वो 5 साल के लिए होता है। ओके, और ये कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है, इसको खत्म किया जा सकता है जब सरकार के पास अगर देखा जाए, मतलब ये प्रेसिडेंट के द्वारा इस चीज़ को डिसॉल्व किया जा सकता है। और यानी कहने का मतलब है कि 5 साल से कम भी इसकी आयु हो सकती है और ये 5 साल से ज़्यादा भी इसकी आयु हो सकती है। यानी कहने का मतलब है जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, यानी जो आर्टिकल 352 कहता है, उस नेशनल इमरजेंसी के दौरान हमारी लोकसभा को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये हमारे संवैधानिक प्रोविज़न में लिखा हुआ है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कहने का मतलब है कि लोकसभा का जब चुनाव होता है तो वो 5 साल के लिए होता है, लेकिन वो 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, या तो वो अगर हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है आर्टिकल 352 के अंतर्गत तो इस लोकसभा को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होगी वो 6 साल मतलब विद इन 6 मंथ उस चीज़ को डिसॉल्व किया जाएगा। ओके, कहने का मतलब है कि उसको नेशनल इमरजेंसी के ख़त्म होने से 6 महीने के अंदर ही उसको वापस डिसॉल्व कर दिया जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि लोकसभा की जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी जो उसको चेयर करते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की अगर हम लोग बात करें तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की अगर बात किया जाए तो लोकसभा में जो प्रिसाइड करते हैं यानी जो इसको हेड करते हैं उन्हें स्पीकर के नाम से जाना जाता है। स्पीकर, अगर आज के केस में देखा जाए तो आज के लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला साहब। ओके, तो इसके बाद अगर देखा जाए स्पीकर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय ए स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ हाउस, यानी कहने का मतलब है कि स्पीकर महोदय जो होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं और ये इनके लिए कोई स्पेशल पोस्ट नहीं आती। ऐसा नहीं है कि मतलब इनके लिए अलग से चुनाव होता है। बेसिकली जो लोकसभा के मेंबर होते हैं ना वही अपने आप में जो मेजॉरिटी में होते हैं वही किसी एक मेंबर को उन्हीं में से स्पीकर बनाया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्पीकर के लिए कोई अलग से चुनाव नहीं होता जैसे कि राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, ऐसा नहीं है। जो भी लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं उन्हीं लोकसभा के मेंबर में से किसी एक को स्पीकर बनाया जाता है और एक को उनको असिस्ट करने के लिए, उनको सहायता देने के लिए डेप्यूटी स्पीकर बनाया जाता है। और स्पीकर ऐसा नहीं है कि ये बेसिकली अगर इनके टर्म की बात किया जाए तो ये 5 साल के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अगर स्पीकर अपने काम को पर्याप्त तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो उनको रिमूव करने का भी प्रावधान हमारे संविधान में दिया हुआ है। ओके, और स्पीकर की अगर बात किया जाए तो स्पीकर जो होते हैं वो ओथ नहीं लेते, वो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एक सांसद के रूप में जो वो ओथ लेते हैं वही उनकी मतलब ओथ होती है। ऐसा नहीं है कि वो हेड ऑफ लोकसभा के रूप में भी ओथ लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये उन्हीं मेंबर में से चुने जाते हैं जो सांसद चुन के आए हुए हैं। ओके, और जब भी हमारा जो लोकसभा है वो डिसॉल्व होता है तो जो स्पीकर महोदय होते हैं ये तुरंत अपने पोस्ट को नहीं खाली करते। ये तब तक नहीं खाली करते जब तक कि अगले चुनाव के दौरान जो भी मतलब नया आप कह लीजिए कि लोकसभा के मेंबर होते हैं, लोकसभा की जो मीटिंग होती है वो नहीं चुन के आ जाते, तब तक ये अपने पद को खाली नहीं करते हैं। अगर पहली बार बात किया जाए कि फर्स्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूटेड कब हुआ था, यानी पहली बार लोकसभा कब बनी थी, तो आपका 17 अप्रैल 1952 के दौरान ये बनी थी। और इसकी जो पहली मीटिंग आपकी हुई थी 13 मई 1952। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अभी आगे जैसे जैसे सवाल आएगा उसमें देखते जाएंगे। मुझे एक पॉइंट बहुत ध्यान देना है कि स्पीकर की लिस्ट, अभी जितने भी स्पीकर अपने देश में बने हुए हैं लोकसभा के, उनकी लिस्ट हमको मेमोराइज करनी है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी हाल ही में 2025 का जो PCS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये लिस्ट से सवाल आ गए थे। ओके,
तो इस चीज़ को हम लोग को बिल्कुल भूलना नहीं है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ लोकसभा के क्या क्या होता है, उसको भी जैसे जैसे सवाल आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन अपर एंड लोअर हाउसेज, और फाइनली हम लोग देखेंगे लोकसभा से संबंधित जो भी एमपीज आते हैं, जो कि आर्टिकल 105 के अंतर्गत दिया गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके, तो ये कुछ बेसिक आइडिया मैंने आपको बताया स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि जितना पॉइंट मैंने आपको बताया सब कुछ इतना ही है, इससे ज़्यादा भी है, लेकिन सारा एक ही दिन में कवर नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि अभी हमको थोड़ा सा सवाल भी सॉल्व करना है। जैसे जैसे सवाल आता जाएगा उसके हिसाब से हम उस कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश करते चलेंगे। ओके, तो हम लोग मूव करते हैं आज के टॉपिक के पहले सवाल की तरफ। ओके, आज के लेक्चर का पहला सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, यानी जो लोकसभा का इलेक्शन होता है इन चारों ऑप्शन में से उनमें से कौन सा सही नहीं है। एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, द इलेक्शंस आर ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेजेस। ओके, कहने का मतलब है कि हमारे संविधान में अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 326 के तहत एक बात कही गई है, यानी इसके अनुसार अगर देखा जाए तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। कहने का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेजेस। ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में जो लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है उसके लिए चुनाव जो होते हैं वो वयस्क मताधिकार के बेस पे होते हैं। तो पहला पॉइंट यानी पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। और पूछा क्या है, इनमें से कौन सा गलत है, नॉट करेक्ट पूछा है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, द इलेक्शन कमीशन इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द इलेक्शन। बात सही है कि इलेक्शन कमीशन जो होते हैं चुनाव आयोग, वही उनके द्वारा ही चुनाव कराना अनिवार्य होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि ऑप्शन सी कह रहा है द इलेक्टोरल रोल्स आर प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कहने का मतलब है कि जो आर्टिकल 324 कहता है, आर्टिकल 324 क्या कहता है, ये कहता है कि चुनाव के सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल का जो प्रावधान होता है जो चुनाव आयोग को सौंपा गया है, क्योंकि मतदान सूची का निर्माण चुनाव आयोग के निर्देशन में किया जाता है, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है, कौन सा गलत है। तो ऑप्शन सी क्या कह रहा है, द इलेक्टोरल रोल्स यानी जो मतदाता सूची बनाई जाती है आर प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं होता, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। ये आपका गलत है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक अवेलेबल टू द इलेक्शन कमीशन सच स्टाफ एज मे बी नेसेसरी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन। यानी कहने का मतलब है कि चुनाव आयोग के अनुरोध पे राष्ट्रपति को चुनाव आयोग को उसके कार्य के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है। यानी जितनी भी इलेक्शन कमीशन जो रिक्वेस्ट करेगा राष्ट्रपति से कि हमें इतने अधिकारियों की ज़रूरत है, तो राष्ट्रपति की ये दायित्व तो बनता है कि वो उतना कर्मचारी प्रॉपर उस इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए वो उनको पर्याप्त मात्रा में प्रोवाइड कराएं। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो पूछा क्या था, नॉट करेक्ट, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि प्रेजेंटली द नंबर ऑफ सीट्स of each state in लोकसभा is allotted on the basis of सेंसस ऑफ 1951, 1961, 1971, 1981। कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक सीटों का जो आवंटन हो रहा है निम्न आधार पर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंसस ऑफ 1971। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 81 और आर्टिकल 82 के अनुसार अगर देखा जाए तो राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का जो आवंटन हुआ है वो 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ है। ओके, यानी यह व्यवस्था शुरू में अगर देखा जाए तो वर्ष 2000 तक जारी रहने के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, कब लाया गया था, 2001 में। इसमें ये प्रावधान किया गया कि 2026 के बाद आयोजित होने वाली जो पहली जनगणना से संबंधित आंकड़े होंगे उसके प्रकाशन तक इसे संशोधित किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी आज के समय में हमारे देश में लोकसभा इलेक्शन होता है वो 1971 की जनगणना के अनुसार होता है, लेकिन आगे चल करके 2001 में एक संविधान संशोधन लाया गया जिसका नंबर था 84th। इसके तहत ये बताया गया कि जो ये संविधान संशोधन के तहत ये 1971 वाला सेंसस यूज किया जा रहा है, आगे आने वाले 2026 तक यही यूज किया जाएगा। ओके,
यानी हमारे देश में जितने भी इलेक्शन होंगे उसमें इसी के बेसिस पे ये 2026 तक ये काम करता रहेगा। जब ये 2026 के बाद वाली जब कोई इलेक्शन होगा तब कोई नया नया सेंसस को मतलब आप कह लीजिए कि यूज किया जाएगा, अदरवाइज 2026 तक यही सेंसस यूज किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 525 टू 545 थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट। यानी कहने का मतलब है कि लोकसभा की जो सीट थी वो 525 से 545 कर दी गई। किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये ऐसा प्रावधान किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1973 में। इसी अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लोकसभा का जो चुनाव हो रहा था, यानी लोकसभा की जो टोटल सीट थी उसे 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया था। ओके, और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की जो संख्या थी वो इसमें 500 से बढ़ा करके, यानी उस समय जो 525 था उसमें से जो 525 में यूनियन टेरिटरीज थे, एंग्लो इंडियंस थे, इसके अलावा जो यूटीज थे वो सारे थे। इसे जब 525 से 545 किया गया तो उस समय जो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होते थे यानी सारे राज्यों के, उसमें 500 हुआ करते थे, उससे बढ़ा करके 525 कर दिया गया था। और जो स्टेट यूटीज़ वाले थे, यूटीज़ के, तो वो 25 से घटा करके उनको 20 कर दिया गया था। ओके, तो यहाँ पे 25 हो गया, 525 कर दिया गया, यहाँ 20 कर दिया गया, दोनों को आप देखेंगे तो 545 आपको देखने को मिलेगा। यानी टोटल 545 हुए थे। उनमें से जो राज्य का भाग था वो था 525 सीट, और जो यूनियन टेरिटरीज़ का भाग था वो था 20 सीट। यानी ओके, पहले ये ज़्यादा था, बाद में इसको कम कर दिया गया, लेकिन स्टेट वाले में पहले कम था, उसके बाद में बढ़ा दिया गया। अगर आज के समय में देखा जाए कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, तो आप कह सकते हैं कि 550, जो कि शुरुआत में ही मैंने लेक्चर के आपको बताया कि 552 थे, लेकिन उनमें से 2 एंग्लो इंडियंस को रिमूव कर दिया गया 2019 में 104वें संविधान संशोधन के तहत, यानी 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये कब हुआ था? ये 2019 में हुआ था। इसके द्वारा जो 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट थे हमारे राष्ट्रपति महोदय, उनको रिमूव कर दिया गया। तो करंट टाइम में अगर देखें तो लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 550 है। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि इन द जनरल इलेक्शन 2009 इलेक्शन फॉर 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाज हेल्ड। आउट ऑफ दीज हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर फ्रॉम द स्टेट। ओके, कहने का मतलब ये है कि 2009 के आम चुनाव में जो कुल 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में से कितने स्टेट के द्वारा आए थे। ओके, तो टोटल उस समय 543 चुने गए थे 2009 के इलेक्शन के दौरान। इनमें से अगर देखा जाए तो इनमें से 530 थे वो राज्यों से आए थे, यानी स्टेट से आए थे। इसके अलावा 13 जो थे उस समय वो यूटी से आए थे। ओके, लेकिन अगर आज के समय में देखा जाए, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में बदल गया है, तो ये नंबर जो है ये चेंज हो गया है। ये आज के समय में देखा जाए तो 524 जो हैं वो राज्यों से आए हुए हैं। और यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे तो जो यूटीज़ का नंबर था वो बढ़ गया, क्योंकि जेएनके पहले राज्य था, अब बाद में आगे चल करके ये यूनियन टेरिटरीज़ में कन्वर्ट हो गया, बाइफर्केट हो गया। एक अपना खुद का यूनियन टेरिटरीज बना, एक इसका लद्दाख, यानी लद्दाख वाला पार्ट अलग हो गया और जम्मू कश्मीर वाला पार्ट अलग हो गया। ये दोनों आज के समय में यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। तो ये पहले 524 था, ये जो 13 सीट थी यूटीज़ की, ये आगे चल करके 19 हो गई जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो इसका हो जाएगा 530। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर यूटीज इन लोकसभा। ये 2018 के पीसीएस में भी एकदम एग्जैक्ट यही सवाल आया हुआ था। तो अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि टोटल 550 हो सकते हैं लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इसमें से 530 जो होगी वो स्टेट के थ्रू आएगी, और जो बचा इसमें से वो 20 ही तो बचेगा। 20 किसके द्वारा आएगा? यूटीज़ के द्वारा। ओके, तो 20 सीट जो होंगे वो यूनियन टेरिटरीज़ के द्वारा लोकसभा में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
उम्मीद कर रहे हैं जितना भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो आर्टिकल 81 जो कि अमेंड किया गया था 31st आर्टिकल अमेंडमेंट एक्ट 1973 और गोवा दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987 के अनुसार अगर देखा जाए तो लोकसभा के लिए राज्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 530 सदस्य होने चाहिए और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन क्षेत्र से अगर देखा जाए तो 20 सदस्य चुने जा सकते हैं। वर्तमान में अगर आज के समय में देखा जाए तो लोकसभा की जो सीटें हैं यूटीज़ यानी यूनियन टेरिटरीज़ की अगर बात किया जाए, यूटीज़ में आज के समय में अगर देखा जाए तो लोकसभा में टोटल 19 सीटें हैं और यूटीज़ से राज्यसभा में अगर आप देख पाएंगे तो आज के समय में टोटल 8 सीटें हैं। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट की रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा डजंट एग्जिस्ट इन द स्टेट, यानी कहने का मतलब यह है कि लोकसभा में जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए सीटों का आरक्षण किन राज्यों में मौजूद नहीं है। ओके, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि 1998 की प्री में पूछा हुआ है, ये काफ़ी पुराना सवाल है। तो उस दौरान अगर देखा जाए जब ये सवाल पूछा गया था तो लोकसभा में जहाँ जहाँ इस एसटी की कोई सीट आरक्षित नहीं थी तो वो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश उस समय था, इसके बाद बिहार, फिर गोवा, फिर हरियाणा था, फिर हिमाचल प्रदेश था, जेएनके यानी आज के समय में ये यूटी हो गया है, कर्नाटका था, कर्नाटका के बाद अगर देखा जाए तो केरला था, केरला के बाद अगर देखा जाए तो मेघालय था, मेघालय के बाद अगर देखा जाए तो ये नागालैंड था, नागालैंड के बाद अगर बात किया जाए तो ये पंजाब हो जाएगा, फिर सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद उत्तराखंड, यूपी और सारे यूटीज़ ऑल यूटीज़ थे उस समय एक्सेप्ट दमन एंड नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली एंड लक्षद्वीप जितने भी राज्यों का मैंने नाम बताया ये उस समय यहाँ पे कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। यानी कहने का मतलब है कि मतलब वहाँ की लोकसभा सीट जितनी भी हर राज्यों की अलग अलग होती है, डिपेंड करता है उनका कितना पॉपुलेशन है, उसके बेस पे जितनी भी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी की सीट रिजर्व होनी चाहिए थी, ये जब ये सवाल पूछा था उस समय वहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो हुआ क्या कि 2008 के परिसीमन यानी डीलिमिटेशन कमीशन के बाद कर्नाटका और मेघालय में कहाँ कर्नाटका में और मेघालय में लोकसभा की एसटी के लिए सीटें आरक्षित की गई थी और हर दोनों के लिए यानी कर्नाटका और लोकसभा कर्नाटका एंड मेघालय के लिए 2-2 सीटें रिजर्व किया गया था, 2-2 सीटें इसके लिए रिजर्व की गई थी हर एक स्टेट के लिए, दोनों सीट, जबकि बाकी जितने थे वहाँ पे अभी कोई चीज़ अभी अपरिवर्तित है। अगर आज के सिनेरियो में देखा जाए यानी वर्तमान में अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश के बाद गोवा हो गया, गोवा के बाद मणिपुर की बात किया जाए मणिपुर हो जाएगा, फिर मेघालय हो जाएगा, मेघालय के बाद मिजोरम हो जाएगा और नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में लोकसभा में एससी की कोई सीट आरक्षित नहीं है। ओके, साथ ही दिल्ली को छोड़ के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि कोई भी सीट एससी की बात कर रहा हूँ, एससी की कोई सीट रिजर्व नहीं है। तो यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर सवाल की बात किया जाए तो ये जब सवाल पूछा था तो उस समय इसका करेक्ट आंसर आपका केरला और तमिलनाडु था, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे केरला है और यहाँ पे आपका तमिलनाडु है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये उस समय जब सवाल पूछा था उस समय के हिसाब से ये करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि इफ़ द नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू अ स्टेट इन लोकसभा इज 42 देन द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट इन दैट स्टेट विल बी। यानी एक चीज़ मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि जो भी हमारे स्टेट में कोई भी सीट रिजर्व होती है तो ये मनमानी तरीके से नहीं होती है कि मतलब जितना मन करे उस सरकार अगर कोई है तो अपने हिसाब से रख लेगा, नहीं। जो भी सीट वहाँ पे रिजर्व होती है चाहे वो एससी का सीट हो चाहे एसटी का सीट हो, ये डिपेंड करता है वहाँ का उस पर्टिकुलर स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, यानी उनके पॉपुलेशन के रेशियो के बेस पे वहाँ पे एससी या एसटी की सीट रिजर्व किया जाता है। ये बात हमारे संविधान के आर्टिकल 330 क्लॉज 2 में कहा गया है, 330 क्लॉज 2 में ये बात कही गई है। कहने का मतलब है कि आर्टिकल 330 क्लॉज 2 के अनुसार अगर कहा जाए तो किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरीज में एससी या एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या हो सके तो लोकसभा में उस राज्य या यूटीज़ को आवंटित कुल सीटों के अनुपात में होगी, जिस अनुपात में एससी या एसटी की जनसंख्या उस राज्य या यूटी की कुल जनसंख्या के अनुपात में होगा।
जो मैंने आपको बताया वही चीज़ है। कहने का मतलब है कि मनमाने तरीके से कोई यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होता, डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में उस पॉपुलेशन से संबंधित कितनी उनकी रेशियो है। ओके, टोटल पॉपुलेशन में एससी या एसटी के जितना भी रेशियो आपको देखने को मिलेगा उसी के बेस पे वहाँ पे आप कह लीजिए कि उनकी सीट का आवंटन होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर कोई नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये आज के ये 2014 का है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर कोई नहीं है। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजर्व सीट फॉर द एसटी इन द लोकसभा। यानी लोकसभा में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर एसटी का कहाँ पे रिजर्व किया गया है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ये बात आपका एमपी में मिलेगा। यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट आपको देखने को मिलेगी। एमपी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको 6 सीट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी एससी का 6 सीट आपको देखने को मिलेगा जो कि रिजर्व है। बिहार की अगर बात किया जाए, बिहार में कोई भी सीट नहीं है, यानी 0 सीट है। यूपी में अगर बात किया जाए तो 0 सीट है, यानी यहाँ पे कोई भी एसटी का सीट रिजर्व नहीं है। ओके, और एक ऑप्शन बचा गुजरात में। अगर गुजरात की बात किया जाए तो यहाँ पे 4 सीट रिजर्व है। तो ओवरऑल क्या पूछा है कि मैक्सिमम सीट कहाँ पे रिजर्व है, तो ये आपका हो जाएगा एमपी। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एसटी की सीट रिजर्व है। ओके, कितनी? 6 सीट है। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाउ मेनी मेंबर्स मे बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट द कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द हाउस ऑफ द पीपल। कहने का मतलब है कि यदि राष्ट्रपति को यह लगता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वे इस समुदाय से कितने सदस्यों को नॉमिनेट या मनोनीत कर सकते हैं। ये सवाल 2014 का है, और उस समय जब था तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता ऑप्शन नंबर डी, 2 मेंबर जो थे पहले वो एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी से चुने जाते थे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से चुने जाते थे। लेकिन 2019 में 104वां संविधान संशोधन के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के दौरान इसको रिमूव कर दिया गया। आज के समय में कोई भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आपका मतलब लोकसभा के चुनाव के लिए नॉमिनेट नहीं किया जाता। ओके, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले एक आर्टिकल था, आर्टिकल 331, उसके तहत 2 मेंबर को नॉमिनेट कर पाते थे हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के तहत इसे रिमूव कर दिया गया, जो कि अब खत्म हो गया है। आज के समय में देखा जाए तो इसका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब ये सवाल पूछा था तो उस समय इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि द सिटिंग ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल का मतलब होता है कि लोकसभा। सवाल क्या कह रहा है, द सिटिंग ऑफ हाउस ऑफ पीपल में बी टर्मिनेटेड बाई, यानी खत्म किया जाता है जो भी लोकसभा की सिटिंग है किसके द्वारा टर्मिनेट किया जाता है। तो तीनों कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कि जो सिटिंग ऑफ हाउस ऑफ द लोकसभा है वो टर्मिनेटेड अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, चाहे वो एडजर्नमेंट हो। एडजर्नमेंट का मतलब होता है स्थगन, ये इसका मतलब होता है कि टर्मिनेट द सिटिंग ऑफ द हाउस। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि सपोज कीजिए कि लोकसभा का प्रोसीडिंग चल रही है, यानी लोकसभा में कार्रवाई चल रही है और स्पीकर महोदय के किसी बात पे गुस्सा आ गया, या कोई ऐसी मतलब जो अपोजिशन वाले हैं या कोई भी मेंबर ऐसा है जो वहाँ पे सदन को चलने में सहयोग नहीं कर रहा है, तो हमारे मतलब लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनके पास ये अथॉरिटी होती है, उनके पास ये पावर होता है कि वो लोकसभा को स्थगित कर सकते हैं, यानी एडजर्न कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि उस सिटिंग, यानी जो कार्रवाई चल रही है उस सिटिंग को रोका जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। ये कौन करता है, तो लोकसभा के स्पीकर महोदय इसको करते हैं। एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि जो कार्रवाई चल रही है उसको टर्मिनेट कर दिया जाए। प्रोरोगेशन की अगर हम लोग बात करें, दूसरा ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है, इसका मतलब हो कि टर्मिनेशन ऑफ अ सेशन ऑफ हाउस, टर्मिनेशन ऑफ अ सेशन ऑफ अ हाउस। ओके, तो ये बेसिकली किसके द्वारा किया जाता है, तो ये प्रेसिडेंट साहब के द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट
इसमें क्या होता है, तो प्रेसिडेंट अगर महोदय चाहेंगे तो जो सेशन चल रहा होता है, चाहे वो लोकसभा का चाहे राज्यसभा का, उसको ख़त्म कर सकते हैं। किसके द्वारा? अंडर आर्टिकल 85 क्लॉज 2 के तहत। ओके, राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी सेशन को टर्मिनेट कर देगा, तो उसी टर्मिनेशन को क्या बोलते हैं? प्रोरोगेशन। तीसरा पॉइंट आपका है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन जब भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का होगा, इसे हिंदी में बोलते हैं विघटन। यानी डिसोल्यूशन का मतलब होता है एंड ऑफ द लाइफ ऑफ लोकसभा, एंड ऑफ द लाइफ ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा की जो लाइफ है, उसकी जो प्रोसीडिंग है, उसको ख़त्म कर देना। ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये भी प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा ही किया जाएगा। किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 85 क्लॉज 2 के अंतर्गत। तो ये 3 पॉइंट हैं और तीनों पॉइंट जो हैं अपने अपने में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके मतलब को आप जरूर समझिएगा। एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि कोई सिटिंग या कोई प्रोसीडिंग चल रही है किसी हाउस में, स्पेशली अगर देखा जाए तो लोकसभा की बात होती है, क्योंकि यहाँ पे और सवाल में ही लोकसभा मेंशन कर दिया है। तो लोकसभा की जो सिटिंग होती है, अगर उसको खत्म कर दिया जाए, उसको टर्मिनेट कर दिया जाए, जो कि स्पीकर के द्वारा या किसी भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा ये किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट। अगर प्रोरोगेशन की बात किया जाए तो कोई सेशन चल रहा है हाउस में लोकसभा के, उसको खत्म कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं सत्रावसान। यानी ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा किया जाता है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि जो लोकसभा की लाइफ है उसको खत्म कर दिया जाए। यानी इसमें क्या होगा, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो लोकसभा की लाइफ को डिसॉल्व कर दें। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब को रेजिग्नेशन देना पड़ जाएगा। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो उनको रेजिग्नेशन देना पड़ जाएगा ना। इसके बाद अगर डिसॉल्व हो गया लोकसभा तो फिर नया इलेक्शन होगा, उसके बाद वापस फिर एक नए लोकसभा का गठन किया जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब है इसको भी कौन करता है? तो प्रेसिडेंट महोदय करते हैं। तो ओवरऑल इसका करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी इनमें से चार जो तीनों ऑप्शन है, यानी ऑल ऑफ दीज जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा और ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। आज के टॉपिक में बस इतना ही सवाल करते हैं। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिलेगा। यही रीज़न है कि थोड़ा सा ये पार्लियामेंट का जो टॉपिक है, थोड़ा सा मतलब नंबर ऑफ जो लेक्चर होंगे काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप सभी से फिर विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।